साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में जो साहित्य इतिहासकार जो रहे हैं, जिन्होंने साहित्य इतिहास की रचनाएँ की हैं, उनमें उस कड़ी में हम आज आपको एक महत्वपूर्ण लेखक, जो साहित्य इतिहास के लेखक रहे हैं, श्री गारसा दत्तासी जी के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो गारसा दत्तासी एक ऐसा नाम है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध है नाम है गारसा दत्तासी। तासी महोदय ने ही सबसे पहले जो थोड़ा बहुत अगर कहिए तो पूरी तरह से वैज्ञानिक ढंग से नहीं बंद रहे, लेकिन कुछ उन्होंने शुरुआत किया। तो गारसा दत्तासी महोदय जी के बारे में आज हम जानेंगे। तो गारसा दत्तासी महोदय जी का जन्म, आइए मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, अगर पूछ देता है तो दिक्कत हो सकती है, तो नोट बना लीजिए आप लोग। गारसा दत्तासी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे अभी, ठीक है। तो आइए गारसा दत्तासी के बारे में जानते हैं। गारसा दत्तासी जी का जन्म 25 जनवरी 1794 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 25 जनवरी 1794 ईस्वी में हुआ था। गारसा दत्तासी का जन्म 25 जनवरी 1794 ईस्वी में हुआ था और ये 2 सितंबर 1878 तक जीवित रहे। मृत्यु 2 सितंबर 1878 तक ये गारसा दत्तासी महोदय जीवित रहे। 2 सितंबर 1878 ईस्वी तक गारसा दत्तासी महोदय जीवित रहे। इनका जन्म फ्रांस के मार्सेली में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म, ये कहाँ के रहने वाले थे? जन्म इनका हुआ था फ्रांस मार्सेली जगह। फ्रांस में एक मार्सेली है जगह, जहाँ पर गारसा दत्तासी महोदय का जन्म हुआ था। तो गारसा दत्तासी महोदय कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। इनका जन्म 25 जनवरी सन 1794 ईस्वी में है। इनकी मृत्यु 2 सितंबर 1878 को हुई थी। गारसा दत्तासी महोदय ये फ्रांस के मार्सेली के रहने वाले थे। गारसा दत्तासी, दोस्तों आप हम जो गारसा दत्तासी सुनते आए हैं, लेकिन इनका ये गारसा दत्तासी नाम पूर्ण नाम नहीं है, बल्कि ये बीच से लिया जाता है। गारसा दत्तासी का जो नाम है बहुत बड़ा नाम है, उसके बारे में जान लीजिए इनका नाम क्या है। अगर हो सकता है कभी भविष्य में पूछ दे कि गारसा दत्तासी जी का नाम क्या है, तो इनका नाम है जोसेफ होलियोडोर इनका पूरा नाम लिख लीजिए, जोसेफ होलियोडोर सागेसी वर्चू गार्सियन दी तासी ठीक है। गारसा दत्तासी का ये पूरा नाम है, ठीक है। गारसा दत्तासी का ये पूरा नाम है जोसेफ होलियोडोर सागेसी वर्चू गार्सियन दी तासी। ये गारसा दत्तासी का फुल नेम है, याद रखिएगा। गारसा दत्तासी फ्रांस के मरसौली के रहने वाले थे। इनकी जन्म 25 जनवरी 1794 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 2 सितंबर 1878 को। इनका पूरा नाम जोसेफ होलियोडोर सागेसी वर्चू गार्सियन दी तासी। गारसा दत्तासी का फुल नेम
है जोसेफ होलियोडोर सागेस्सी वर्चू गार्सियन दी तासी। ये गार्सा द तासी का पूरा नाम है। इनमें जो इनमें गार्सा उनके पिता का सरनेम था। जो गार्सा है, ये गार्सा जो शब्द है, ये इनके पिता का सरनेम है। गार्सा दतासी का जो नाम है, नाम में जो गार्सा लगा है, वो गार्सा के पिता का सरनेम है क्या? गार्सा। तथा तासा तासी उनकी माता का सरनेम है। तथा तासी तासी इनके माता का सरनेम है। याद रखिएगा, गारसा दत्तासी कोई बताया नहीं होगा, नहीं मिलेगा जल्दी कहीं, बहुत किताबों को लटते पलटते मिला है, ध्यान रखिएगा। तो गारसा दत्तासी, गारसा इनके पिता का सरनेम था और तासी इनके माता का सरनेम था। ठीक है, इनके पिता और माता का जो सरनेम है वही गारसा दत्तासी इनका रखा गया, जबकि इनका फुल नेम है जोसेफ होलियोडोर सागेसी वर्चू गार्सियन दी तासी। ये गार्सियन दी तासी, गार्सियन इनके पिता हो गए, पिता का सरनेम, ये इनके माता का सरनेम, ये इनका नाम है जोसेफ होलियोडोर सागेसी। जोसेफ होलियोडोर सागेसी इनका नाम है। मूल पूछता है, इनका मूल नाम ये नहीं है, ये तो इनका इनके माता और पिता का सरनेम है। कभी पूछ सकता है इनका फुल नाम क्या है, तो जोसेफ होलियोडोर सागेसी। ठीक है, जोसेफ होलियोडोर सागेसी इनका फुल नेम है। और वर्च्यू मतलब थे किसके, इनके पिता ये थे और माता ये थी, तो इनके पिता और माता का इनको वो सर नेम मिला है गारसा। गारसा इनके पिता का नाम, नाम के आगे जो सर नेम था पिता का सरनेम, और तासी इनके माता का सरनेम है। ठीक है, तासी का विश्व प्रसिद्ध सबसे प्राचीन हिंदी साहित्य का इतिहास है। इनके बारे में आप कई बहुत बार पढ़े होंगे, या इनका ग्रंथ, इनका जो सबसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके बारे में आप लोग नोट कर लीजिए। इनका ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर। इस हिंदी में लिख लीजिए एक बार, फिर इंग्लिश में कर देंगे। इस्तवार द ला लिटरेचर, लिटरेच्यूर लिटरेचर की हुई लिटरेच्यूर कहा गया है। फ्रांसीसी का जो उच्चारण है वो अलग ही होता है इंग्लिश से। तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, एंदुई ए एंदुई ए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। ठीक है? इनके ग्रंथ का नाम, यह विश्व प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का ग्रंथ है। ठीक है, यह हिंदी साहित्य का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसका नाम है इस्तवार दला लिटरेच्यूर, लिटरेच्यूर लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनके ग्रंथ का प्रमुख नाम है इस्तवार दला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इनके ग्रंथ का नाम जान गए। यह किस पूछता है कि इनका ग्रंथ का नाम क्या है, इस्तवार दल्ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी गारसा दतासी ग्रंथ है। यह किस भाषा में है, तो यह इसको जान लीजिए, बहुत बार पूछा है। कौन सा ऐसा टीजीटी पीजीटी है जिसमें नहीं पूछा है, तो यह फ्रेंच भाषा में है। ठीक है, यह फ्रेंच भाषा में है।
इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ गारसा दतासी का। यह फ्रांस के रहने वाले थे, मर्सेली के, इसलिए यह फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। यह ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति द ओरिएंटल ट्रांसलेटर कमिटी आयरलैंड द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी। इसका जो प्रकाशन हुआ था कहाँ से हुआ था इस ग्रंथ का? द ओरिएंटल कमेटी, द ओरिएंटल नहीं, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, ठीक है, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड से ही इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी जो फ्रेंच भाषा में है का प्रकाशन हुआ था। तो यह आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति है। यह आयरलैंड की, ठीक है, आयरलैंड की प्राच्य का मतलब होता है पूर्वी, जो पूर्वी साहित्य है उसके बारे में प्राच्य साहित्य कमेटी, प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति, साहित्यिक अनुवादक समिति थी, ठीक है। यह द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, यह आयरलैंड की प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति थी जिसके द्वारा इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। अब इसके बारे में जो प्रकाशन से संबंधित वर्ष से प्रश्न बनता है उसके बारे में जान लीजिए। इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण इस इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी जो फ्रेंच भाषा में है का प्रकाशन ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड ने प्रकाशन किया था। इसका प्रथम संस्करण कब आया था? ये प्रश्न पिछले बार भी पूछा था, याद रखिएगा। हर बार कोई ऐसा समय नहीं है जब ये टीजीटी पीजीटी में न पूछता हो इसमें से, ठीक है। तो इसमें से कोई भी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ कहीं भी किसी भी राज्य का हो, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केवीएस, निर्वीएस, आर्मी वगैरह कहीं भी जाइए यह प्रश्न पूछता है। तो इसका प्रश्न, हाँ, इससे इस कारसा दतासी तो प्रश्न तो आना ही आना, चाहे 2 ठो चाहे 1 ठो तो आना ही आना है। तो यह इसका प्रथम संस्करण 1839 में व 1847 में 2 भागों में आया था। इसका प्रथम संस्करण 1839 ईस्वी, ठीक, तथा 1847 ईस्वी, 1847 ईस्वी में आया था। इसका जो प्रथम संस्करण दो भाग में आया। प्रथम संस्करण एक भाग 1839 ईस्वी में आया, दूसरा 1847 में। इसका प्रथम संस्करण 2 भागों में आया था, एक 1839 में और उसके बाद 1847 ईस्वी में 2 भागों में किया गया था। इसका पूछ जाएगा कि प्रथम संस्करण कितने भागों में था, ठीक है। तो प्रथम संस्करण कितने भागों में था? प्रथम संस्करण 2 भागों में, यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न बना भी है, याद रखिएगा, यह प्रश्न बना है। तो इसका प्रथम संस्करण 2 भागों में, एक 1839 में पहला भाग और दूसरा भाग इसका
1847 ईस्वी में आया था। तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। यह द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड, यह एक प्राच्य साहित्यिक अनुवादक समिति थी जिसके द्वारा इसका प्रथम संस्करण 1839 प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1847, यानी कि यह प्रथम भाग है। ठीक है, प्रथम भाग, यह द्वितीय भाग। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका प्रथम भाग, प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839 में तथा प्रथम संस्करण का द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में आया था। यानी कि यह प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित, ठीक है, हुआ। ठीक है, यहां तक आ रहा है ना। तो प्रथम संस्करण 2 भागों में, प्रथम भाग 1839, दूसरा भाग 1847। बार बार इसमें 45 दे देगा, 46 दे देगा, 48 दे देगा, तो याद रखिएगा 1839 और 47। 8 वर्ष के बाद दोबारा इसका दूसरा भाग आया था। तो प्रथम संस्करण 1839 और दूसरा संस्करण, दूसरा भाग, ये देखिए प्रश्न इसी तरह फंसाता है। प्रथम संस्करण में 2 भाग है। तो पहला भाग 1800 पूछता कि प्रथम संस्करण में इसका पहला भाग का प्रकाशित हुआ था 1839, दूसरा भाग 1847, 1839 और 1847। लेकिन अब द्वितीय संस्करण की बात आती है, तो यही कंफ्यूजन होता है। प्रथम संस्करण में 2 भाग था, प्रथम संस्करण में प्रथम भाग और द्वितीय भाग। ठीक, उसके बाद द्वितीय संस्करण इसका आया था। आ रहा है ना यहाँ तक। द्वितीय संस्करण, यह प्रश्न पिछली बार भी आया था, कई लोग गलत मार के आए थे। हमारे एक सीनियर साहब हैं, वो भी गलत मार के आए थे। इसका द्वितीय संस्करण का प्रकाशित है, इसके बारे में जान लीजिए। यह इसका द्वितीय संस्करण 1870-71 में, ठीक है, 1870-71 ईस्वी, इसमें से ये संक्रमण काल मान लीजिए, पूरा नहीं हो पाया होगा, कुछ 71वां में चला गया होगा। तो इसका द्वितीय संस्करण 1870-71 में प्रकाशित हुआ था। अब यह बताइए कितने भागों में था? कितने भागों में था? 2 भागों में, 3 भागों में था। 3 भागों में, क्या बात है, 3 भागों में प्रकाशित, ठीक है, हुआ। ठीक, यह याद रखिए, यह कई बार पूछा है। हाँ, कि ऐसा कौन सा नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, केवीएस, एनबीएस, डीएसबी, आर्मी टीजीटी, चाहे एमपी टीजीटी, चाहे आपके दक्षिण भारत का कोई भी टीजीटी हिंदी का हो, जिसमें ये पूछा ना हो। हाँ, पूछा ही पूछा है भैया, याद रखिएगा। तो इसका द्वितीय संस्करण 3 भाग में, प्रथम संस्करण 2 भाग में। यहाँ इंडिया के नहीं, यहाँ के मॉरिशस, यहाँ मतलब विदेशों में पूछा, जहां भी पूछा जाएगा इनके बारे में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। गारसा दत्तासी के बिना यह पूरा हो ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा, गारसा दत्तासी महोदय जी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसको ढंग से पढ़िए। गारसा दत्तासी का जो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुई या हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई या हिंदुस्तानी ग्रंथ फ्रेंच भाषा में, ये भी प्रश्न बनता है। यह भी बनता है किसने प्रकाशित किया था? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड। यह क्या थी? यह एक अनुवादक समिति थी, याद रखिएगा। कहाँ की? प्राच्य, यानी कि जो पूर्वी देश थे उनकी अनुवादक समिति थी, उन देशों की। और इसकी साहित्य, पूर्वी देशों को जो साहित्य हुआ करते थे उनकी अनुवादक समिति थी वहां पे आयरलैंड में। ठीक, एक चीज और है, गारसा दत्तासी कभी इंडिया में नहीं आए। वो तो आगे सब पढ़ा रहे हैं, कहाँ चिंता कर रहे हैं, कोई एक मैटर इनको नहीं छूटेगा गारसा दत्तासी का। तो द्वितीय प्रथम संस्करण इसका 1839 में, उसका प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847। सुनते जाइए, लिखिए कम, सुनिए ज्यादा, याद हो जाएगा। और उसका द्वितीय संस्करण 1870-71 ईस्वी में 3 भाग में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया तो आगे बढ़ते हैं। इसका प्रथम और द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ तो ये बता दीजिए। 1870 ईस्वी में, ठीक है, इसका प्रथम
जो द्वितीय संस्करण का प्रथम तथा द्वितीय, ठीक है, द्वितीय भाग, याद रखिएगा, ये लिख लीजिए। सन 1870 ईस्वी में इसका प्रथम तथा द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ था। ठीक है, एक ये भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सन 1870 में इसका प्रथम तथा द्वितीय भाग, जो दूसरे संस्करण का प्रथम और द्वितीय भाग 1870 में प्रकाशित हुआ था। और 1871 ईस्वी में, उसके बाद 1871 ईस्वी में इसका तृतीय संस्करण प्रकाशित हुआ, तृतीय भाग प्रकाशित हुआ। ठीक है, तृतीय भाग प्रकाशित हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। तो द्वितीय संस्करण, इसका थोड़ा कैमरा नीचे कर दे रहे हैं। तो द्वितीय संस्करण, दूसरा संस्करण, प्रथम संस्करण 2 भागों में 1839 और 1847 में, दूसरा संस्करण 1870-71 में जो 3 भागों में प्रकाशित हुआ। 1870 में प्रथम और द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ तथा 1871 में इसका तृतीय भाग प्रकाशित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मिटा करके ऊपर कर रहे हैं, इसको रोक रहा हूं थोड़ी सी, 1 मिनट के लिए आप लोग नोट कर लीजिए। यह भाग सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बहुत ज्यादा, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा करता है, ये चीजें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा करती है। जब भी आप जाएंगे देखिएगा गलत मार के आएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे विस्तार से। अगर आपको शॉर्ट का, बहुत लोग कह रहे हैं शॉर्ट वीडियो बनाइए, शॉर्ट में 4 ऑप्शन देकर हम बता देंगे, तो 4 ऑप्शन देगा, ये नहीं पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा 4 ऑप्शनों में। कितना याद करेंगे प्रथम, इसमें से कौन सही है, एक सही है, जान गए एक ऑप्शन। अब इस तरह से पढ़ेंगे सब चीजें तुरंत मार देंगे। तो प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण का ये कुल, ये भी पूछता है कुल कितने भागों में प्रकाशित हुआ था, तो यह कुल कितने भागों में, कुल 5 भागों में प्रकाशित हुआ। ठीक है, कुल 5 भाग। ठीक है, कुल 5 भाग में हुआ था। ये भी प्रश्न बन जाएगा, तभी कंफ्यूजन पड़ जाएंगे। हाँ, तो कुल 5 भाग में, पहले में 2 भाग और दूसरे में 3 भाग। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटाने जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इसमें जो प्रश्न बनते हैं इससे संबंधित, देखिए यह जो गारसा दतासी जिन्होंने लिखा है, इस्तवार दला लिटरेचर इंदोई या हिंदुस्तानी, जो इन्होंने लिखा है, ये फ्रेंच भाषा में हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता है। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य, इसके पहले भी तो बहुत से लिखे गए, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से जो इतिहास ग्रंथ लिखे जाते हैं नहीं लिखे गए। इसकी शुरुआत गारसा दतासी से ही होती है। तो फ्रेंच भाषा में अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर इस तरह पूछ दिया तो गारसा दतासी का ही मारेंगे, इस्तवार दला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी ही मारेंगे। लेकिन अगर पूछ दिया कि फ्रेंच भाषा का, मतलब दूसरे भाषा में, विदेशी भाषाओं में, तब ये विदेशी भाषाओं में पहला। लेकिन अगर प्रश्न पूछ दिया कि हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन है, जो वैज्ञानिक ढंग से, उसमें भी पूछेगा वैज्ञानिक ढंग से, तो वैज्ञानिक का तो आप सीधे सीधे आ जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल के आएंगे। लेकिन उसमें भी पूछता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा। ठीक है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। कुछ इस तरह की जो फैक्ट आते हैं उसके बारे में जान लीजिए आप लोग। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ गारसा दतासी लेखक हैं, और उसके ये लेखक है गारसा दतासी, और उनका ग्रंथ प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ ये माना जाता है गारसा दतासी का। लेकिन हिंदी में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास किसने लिखा था? ठीक है, हिंदी में लिखा, किसने बताइए? हिंदी भाषा में। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य इतिहास, ठीक है, साहित्य इतिहास
ग्रंथ कौन है? हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। कौन है? शिव सिंह सरोज, याद रखिएगा। तो शिव सिंह सरोज किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने। इसके लेखक है कौन? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। लेकिन प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसमें है? वह फ्रेंच भाषा में है। अगर पूछता है कि प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किस भाषा में, तो फ्रेंच भाषा में। किसने लिखा? गारसा दतासी ने। कौन सा ग्रंथ है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी ग्रंथ। लेकिन अगर पूछता कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो यह शिव सिंह सरोज, जो कि इसको शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन करता है। अगर दिमाग में नहीं रहा तो कंफ्यूजन कर जाएंगे। तो हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, जो कि शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। ठीक है। हिंदी भाषा में प्रथम हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ ठाकुर शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है। अगर पूछता है कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में, अब अंग्रेजी भाषा बताइए। अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, प्रथम साहित्य इतिहास कौन है? प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है, ये बताइए। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है डॉक्टर ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यहाँ तक आ रहा है क्या? ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य, ठीक है, तो प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो यह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके लेखक हैं कौन? ग्रंथकार कौन है? लेखक हैं, लेखक कौन से हैं? यह है डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय ने लिखा है। तो अंग्रेजी भाषा में प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, लेखक हैं डॉक्टर ग्रियर्सन। और हिंदी भाषा में लिखा गया शिव सिंह सरोज। आज सर्वप्रथम लिखा गया इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी गारसा दतासी का, वो फ्रेंच भाषा। और हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम शिव सिंह सरोज का है, शिव सिंह सेंगर का है शिव सिंह सरोज। अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा गया। अगर पूछता कि सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास कौन है, तो यह सच्चे अर्थ में यही है। प्रश्न इस तरह से बन जाएगा, सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम
ग्रंथ, प्रथम इतिहास। वही प्रथम इतिहास ग्रंथ। ठीक है, इसको समझ इतिहास लिख दीजिए। तो सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा लिखा गया? तो हो सकता है कि आप गारसा दतासी जी को मार दे, नादन हिंदुस्तान वाला, तो वो क्या नाम है, इंदोइया हिंदुस्तानी को मार दें, या शिव सिंह सरोज को मार दें, या गारसा। तो याद रखिएगा कि सच्चे अर्थ पूछता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो यह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो कई चीजें कंफ्यूजन दूर करते जाइए, नहीं तो विस्तार से पढ़ लीजिए, बाकी तो हम आपको शॉर्ट पढ़ाएंगे, शॉर्ट ऑप्शन बना करके हम बकायदे पढ़ा देंगे, प्रश्न बनाकर पढ़ा देंगे। तो यह सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन के ग्रंथ में पहली बार काल क्रम का ध्यान दिया गया। देखिए इसमें सर्वप्रथम प्रश्न बनता है, सर्वप्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन का जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, इसमें सर्वप्रथम कालक्रम और क्षेत्र का निर्धारण किया गया। इसमें सर्वप्रथम कालक्रम, कालक्रम तथा क्षेत्र, क्षेत्र निर्धारण किया गया। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान डॉक्टर ग्रियर्सन का जो है, यह सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह सर्वप्रथम, इसमें सबसे पहले, क्योंकि इसके पहले शिव सिंह सेंगर ने और न तो गारसा दतासी ने, इन लोगों ने इसमें न तो कालक्रम का ध्यान दिया, न तो क्षेत्र का निर्धारण किया। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रियर्सन ने कालक्रम निर्धारित किया तथा क्षेत्र का निर्धारण किया। और सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन नामकरण के साथ व्यवस्थित रूप। देखिए इसके बाद एक और प्रश्न आ रहा है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम कालक्रम और क्षेत्र का निर्धारण तो किया है, ये दो चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछता है तो समझिए वो नहीं है, वो घुमाने के लिए। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में कालक्रम और क्षेत्र निर्धारण किया था। एक प्रश्न और है बनेगा, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन नामकरण के साथ व्यवस्थित रूप किसने किया था? ठीक है, तो कालक्रम नामकरण के साथ व्यवस्थित रूप, एक प्रश्न ये भी आ रही है, सर्वप्रथम कालक्रम, कालक्रम सर्वप्रथम सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम नामकरण के साथ, नामकरण के साथ, यहां तक आ रहा है ना? सर्वप्रथम कालक्रम, ठीक है, या काल विभाजन, कालक्रम या काल विभाजन रख लीजिए, कालक्रम नामकरण तथा नामकरण के साथ व्यवस्थित रूप के साथ व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित रूप किसने दिया था? तो ये मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं ने दिया था। तो मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम कालक्रम या काल निर्धारण नाम तथा नाम निर्धारण के साथ व्यवस्थित रूप, कालक्रम नाम निर्धारण तथा व्यवस्थित रूप किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया। मिश्र बंधु का ग्रंथ है कौन? मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, एक प्रश्न ये भी बनेगा कि सर्वप्रथम काल क्रम के साथ नामकरण के साथ व्यवस्थित रूप किसने दिया? एक है
तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम कालकरण और क्षेत्र निर्धारण किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने नामकरण नहीं किया और व्यवस्थित रूप नहीं दिया। तो सबसे पहले सर्वप्रथम कालकरण, नामकरण और व्यवस्थित रूप किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में लिखा। ये भी प्रश्न बनता है। तो सर्वप्रथम कालक्रम, देखिए दिमाग चकरा रहा होगा। सर्वप्रथम कालक्रम और क्षेत्र निर्धारण किया था किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्षेत्र निर्धारण किया था और कालक्रम, ठीक है। तो कालक्रम और क्षेत्र निर्धारण किया था, यानी इस पर उन्होंने ध्यान दिया था, ठीक है, लेकिन व्यवस्थित रूप नहीं दिया था उन्होंने। इस पर क्षेत्र निर्धारण पर ध्यान तो दिया, ठीक, लेकिन व्यवस्थित रूप, तो कालक्रम, उसमें नामकरण भी नहीं था। तो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है। मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम कालक्रम नामकरण के साथ व्यवस्थित रूप दिया हिंदी साहित्य के इतिहास को, ठीक है। यह प्रश्न बनेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ विधेयवादी पद्धति अपनाते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य को तार्किक, वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप प्रदान किया। अब आता है रामचंद्र शुक्ल के बारे में। दोस्तों, अब तक तो इतना कंफ्यूजन पीछे आपने बता ही दिया है कि किस भाषा में, यानी कि अंग्रेजी भाषा में डॉक्टर ग्रियर्सन का है ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो सच्चे अर्थों में हिंदी पूछता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रथम इतिहास कौन है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन का है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कालक्रम और क्षेत्र निर्धारण किया था, याद रखिएगा, बार बार पूछता है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस पर ध्यान दिया था। तो केवल अगर इसके अलावा किस पर नहीं दिया था वो भी समझ लीजिए, केवल इस पर दिया था, कालक्रम और क्षेत्र निर्धारण किया था डॉक्टर ग्रियर्सन ने, ठीक है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कालक्रम और क्षेत्र निर्धारण किया था। लेकिन सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन नामकरण के साथ व्यवस्थित रूप किसने दिया था? तो मिश्र बंधु, ठीक है, याद रखिएगा कि कालक्रम, क्षेत्र, कालक्रम या काल विभाजन, नामकरण और उसे व्यवस्थित रूप किसने दिया था? तो यह मिश्र बंधु विनोद ने दिया था। लेकिन कालक्रम और क्षेत्र निर्धारण किसने किया था? तो वो डॉक्टर ग्रियर्सन ने दिया था। इतना याद रखिएगा। इसके पहले जितने ग्रंथ हैं उनमें इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो दो प्रश्न एक बना, कालक्रम और क्षेत्र निर्धारण डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया, लेकिन कालक्रम यानी काल विभाजन के साथ साथ नामकरण और सुव्यवस्थित रूप किसने दिया था? तो वो आपके मिश्र बंधु विनोद में दिया गया, मिश्र बंधुओं द्वारा। लेकिन अब अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के बारे में, कि लिख लिख के बता दे रहा हूं कि रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था, ये ना। रामचंद्र शुक्ल के बारे में जान लीजिए। रामचंद्र शुक्ल, तो इन्होंने लिखा था, सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा था वह हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा था, ठीक है। हिंदी साहित्य का विकास, इनका जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य के विकास नाम से इन्होंने लिखा था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। सर्वप्रथम जो पद्धति विधेयवादी पद्धति देखिए, विधेयवादी जो पद्धतियां हमने इतिहास के लेखन के बता दिया, वीडियो डाल दिया, उसको पढ़ लीजिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ पद्धति विधेयवादी पद्धति को माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो पूछ लीजिए, ध्यान रख लीजिएगा कि सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो वो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के विकास में उन्होंने प्रयोग किया था। तो सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ पद्धति भी हमने बताया, यह भी है सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पद्धति भी है, ठीक है, यह विधेयवादी पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति का प्रयोग किया था। अब प्रश्न बनता है कि कौन से साहित्य इतिहासकार हैं जिन्होंने तार्किक, वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित ढंग से अपना साहित्य इतिहास लिखा था। तो प्रश्न बनता है, तो ये लिखा गया था तार्किक, तार्किक, अब ये प्रश्न देखिए अलग हो जाएगा, तार्किक, सुव्यवस्थित, तार्किक, वैज्ञानिक, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछता है, ठीक है, तथा सुव्यवस्थित, तार्किक, वैज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विकास में सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति, जो कि सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती, का प्रयोग किया। तो प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम किसने तार्किक, वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित ढंग से अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ को लिखा? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, याद रखिएगा। जहां वैज्ञानिक आया, सर्वश्रेष्ठ पद्धति, विधेयवादी पद्धति आया, तर्क आया और व्यवस्थित आया, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने तार्किक, वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित ढंग से अपने इतिहास, साहित्य इतिहास ग्रंथ में इतिहास लिखा। तो इनकी जो ग्रंथ है वह विधेयवादी पद्धति में इन्होंने लिखा है, सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है यह ग्रंथ। हिंदी साहित्य का विकास तार्किक, वैज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित ढंग से रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ को लिखा। इसमें एक प्रश्न और जान लीजिए कि गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ है, गारसा, ठीक है, गारसा दत्तासी का ग्रंथ जो है, इनका जो ग्रंथ है थोड़ा लंबा है, अगर लिखना है, इस्तवार दल्ला लिट्रेचर, इनका जो ग्रंथ है इस्तवार, ठीक है, इस्तवार दल्ला लिट्रेचर, लिट्रेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदुई हिंदुस्तानी, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, पीछे हमने लिखा उसको देख लीजिएगा। इनका जो ग्रंथ है, इसमें एक प्रश्न बनता है कि गारसा दत्तासी का जो ग्रंथ है, गारसा दत्तासी का इस्तवार दल्ला लिट्रेचर हिंदुई या हिंदुस्तानी, यह, इसमें एक और प्रश्न बनता है, यह उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यह इनका जो ग्रंथ है उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी, उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदुस्तानी, इनका जो ग्रंथ है, प्रश्न पूछता है कि उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। लाइट चली गई है, रोक दे रहे हैं वीडियो।